कंटेंट की, तो ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, इसके कॉजेस के बारे में, इसके इफेक्ट्स के बारे में सारी चीजें अच्छे से पढ़ेंगे। ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, और साथ ही जो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर जो कि आपका सिलेबस में लिख करके दिया ही गया है। बाइलिंगुअल कंटेंट रहने वाला है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है, अगर आपको लगता है आपकी हेल्प हो रही है, तो भाई लाइक कर देना और शेयर कर दीजिए सभी के साथ, ताकि सभी को फ्री वीडियोस मिलती रहे। और सब्सक्राइब कर लीजिए टीचिंग गोल्स को, बिकॉज सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। आज जो है ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, पहले तो आपको इसे समझना है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, इसके बारे में आप जो है पहले से अपनी सभी क्लासेस में, जो छोटी क्लासेस में वहां से हम लोग पढ़ते आते रहते हैं, बस थोड़ा सा आपने इस चीज को देखना है। तो ग्लोबल वार्मिंग इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर जनरली ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज्ड बाय इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड अदर पोल्यूटेंट। देखिए आप सभी को पता है पॉल्यूशन जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में हो रहा है, फिर चाहे आप एयर की बात करें, फिर चाहे आप साउंड पॉल्यूशन की बात करें, फिर चाहे आप सॉइल की बात करें, वाटर की बात करें, तो पॉल्यूशन जो है बहुत अमाउंट में यहाँ पे हो रहा है। और इसी पॉल्यूशन की वजह से ऐसी अनवांटेड जो मटेरियल्स है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर है, ऐसे अनवांटेड गैसेस हमारे एनवायरनमेंट के अंदर आ गई है, जो कि हमारा जो कहते हैं ना अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको यहाँ पर क्या कर रही है, उसको यहाँ पर इंक्रीज कर रही है। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे कहीं ज्यादा जो है टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो गया है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, और साथ ही साथ जो अपना जो भी आपकी जो ग्लोबल वार्मिंग इसी को ही बोलते हैं कि आपके जितने भी ग्लेशियर वगैरह ना वो यहाँ पर पिघलने लग रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो सी लेवल है यानी कि वाटर का लेवल है वो यहाँ पर इंक्रीज होता जा रहा है, और हमारे लिए एक बड़ी समस्या यहाँ पर खड़ी हो गई है। तो ग्लोबल वार्मिंग यही होता है कि आपका जो इंक्रीज हो गया है अर्थ का टेम्परेचर, एक नॉर्मल टेम्परेचर हमारी अर्थ का होता है जिसके अंदर हम लोग सर्वाइव करते हैं, बट इस सभी पॉल्यूशन की वजह से ये जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से काफी ऊंचे अमाउंट में चला गया है। जैसे CO2 की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा बढ़ती जा रही है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तो ये सारी चीजें क्या है आपके लिए काफी डेंजरस होते हैं, और हमारे एनवायरनमेंट को ये काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर आज पढ़नी है। ग्लोबल वार्मिंग मींस ग्रेजुअल इंक्रीज इन द वर्ल्ड टेम्परेचर, सिर्फ अर्थ का टेम्परेचर में मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। किसकी वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस होती है जो यहाँ पर जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करने के लिए उत्तरदायी है, ये सभी गैसेस, जिसके अंदर आपका मेजरली CO2 आता है, और साथ ही आपकी मीथेन गैस भी आती है CH4। इसके अलावा आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होती है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होती है। ये सारी चीजें हम नीचे अच्छे से पढ़ेंगे, तो इस चीज के बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, सारी चीजों को एक एक करके पॉइंट वाइज लेकर के चलेंगे। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कैन बी सीन इन सी लेवल, कहाँ पर इसके इम्पैक्ट देखे जा सकते हैं। वैसे तो नीचे मैंने एक टॉपिक आपको दिया है अच्छे से कि इसके इफेक्ट क्या होते हैं। इम्पैक्ट जो होता है ग्लोबल वार्मिंग के, यहाँ पर आपको सी लेवल पर देखने को मिल रहा है। पानी जो है, जो समुद्र का पानी है वो इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि बर्फ पिघल करके इन्हीं के अंदर आ रही है, तो ऑलरेडी जो लेवल है उससे काफी ऊपर जा रहा है लेवल। साथ ही क्रॉप्स के अंदर, बिकॉज टेम्परेचर में काफी बदलाव आ गया है, अब हर क्रॉप का, हर फसल का अपना एक तापमान होता है, अपना एक टेम्परेचर होता है, अपनी एक चीजें होती हैं। तो अगर आपके एनवायरनमेंट में परिवर्तन आ रहा है, वो जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसमें अगर चेंज आ रहा है, तो हमारे यहाँ पे जो फसल का जो प्रोडक्शन है उसके अंदर चेंज आ रहे हैं। साथ ही अगर आप देख पा रहे हो तो आपका जो रेनफॉल है यानी कि जो आपकी बारिश की मात्रा है वो भी यहाँ पर चेंज हो गई है। और ह्यूमन हेल्थ तो भाई इस चीज सभी चीजों से अफेक्ट होती है, तो ह्यूमन हेल्थ तो यहाँ पर डिटेरियोरेट हो ही रही है, इसके अंदर काफी बदलाव आपको देखा जा रहा है, काफी चीजें हमारे अंदर चेंज हो रही है। मैसिव डिफोरेस्टेशन यानी कि हम लोग अच्छे से क्या कर रहे हैं, बहुत ही भयंकर तरीके से हम लोग वनों की कटाई यहाँ पर करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से आपका जो CO2 का अमाउंट है वो इंक्रीज होता जा रहा है हमारे एनवायरनमेंट में। क्यों, बिकॉज जो पेड़ होते हैं वो बैलेंस करते हैं CO2 को, हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 को हम लोग एक्सहेल करते हैं। उस CO2 का यूज कौन करते हैं, प्लांट्स करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। तो अगर हम पेड़ को ही नहीं रखेंगे, पेड़ ही यहाँ पर कट कर देंगे, तो CO2 की मात्रा यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। आज के टाइम में CO2 की मात्रा काफी इंक्रीज हो रही है, और ये एक मेजर सोर्स है ग्लोबल वार्मिंग का, ग्रीन हाउस गैस का, ठीक है। तो ये सारी चीज आपने ध्यान रखनी है। बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल्स, शुरुआती जो लेक्चर मैंने आपके लिए है उसके अंदर फोसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन के बारे में बात करी गई है। यहाँ से आपका CO2 काफी मात्रा में निकलता है, अदर हार्मफुल गैसेस भी निकलती हैं। इंडस्ट्रियल एमिशंस, जितने भी आपके उद्योग वगैरह होते हैं इसके अंदर से हार्मफुल
जो केमिकल्स है वो निकलते हैं, गैसेस निकलती है, इसकी वजह से आपका जो ग्रीन हाउस गैस है उसके अंदर इजाफा आ गया, उसके अंदर इंक्रीमेंट हो गया है। और अगर इन गैसेस के अंदर इंक्रीमेंट हो गया है तो इन गैसेस का काम क्या है, ये गैस क्या करती है, जो सन का जो सनलाइट होती है उसको ट्रैप करती है अपने एनवायरनमेंट में। ट्रैप करने के साथ ही जो हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं जिसको रिफ्लेक्ट होकर के वापस चले जाना चाहिए, उनको ये ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से हमारी जो हीट है, हमारा जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर इंक्रीज होता जा रहा है। नीचे आपको डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझाया गया है, अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, सब चीजें समझ में। ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते हैं, ग्रीन हाउस गैस मैंने आपको अभी बताया कि ये ट्रैप करते हैं, किसको, सन रेज को ट्रैप करते हैं इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, कॉजिंग द टेम्परेचर टू राइज, रिजल्टिंग इन व्हाट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि ये जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस मैंने आपको बताई, जिसके अंदर आपका CO2 आता है, मीथेन आती है, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड आती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आती है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन आती है, ये सारी गैसेस क्या करती है, जो आपकी जो सनलाइट है ना उसको ट्रैप करती है। जितनी अमाउंट में सनलाइट आती है उन सभी को एक तरीके से घेर के रखती है, अंदर ही रखती है अपने एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, इंक्रीमेंट उसके अंदर हो जाता है। और इसी इंक्रीमेंट की वजह से क्या हो रहा है, इसी इंक्रीमेंट को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, इतना समझ में आया कि ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के वायुमंडल में सूर्य की किरणों को फंसाती है, ट्रैप कर लेती है, जिससे तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। जो नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है उसके अंदर यहाँ पर इंक्रीमेंट होता है, और इसी के ही परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग के रूप में इसे जाना जाता है। तो ये चीजें भी आपने याद रखनी है। द हीट वुड हैव अदरवाइज रिलीज्ड इफ द ग्रीन हाउस गैसेज। देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि जैसे अब ये नॉर्मल, एक तो नॉर्मल होता है हमारे पास जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, एक तो नॉर्मल होता है, वो आपको नीचे सारी चीजें समझ में आ जाएगी, अभी नहीं आएगा। हीट वुड हैव बीन, यानी कि जो हीट इन्होंने इन गैसेस ने यहाँ पर ट्रैप करी है, ये ट्रैप नहीं होती अगर ज्यादा अमाउंट में ये वाली जो हार्मफुल गैसेस है, ग्रीन हाउस गैसेस, अगर वो नहीं होगी तो फिर यह हीट यहाँ पर ट्रैप नहीं होगी, रिलीज हो जाएगी अगर ये गैसेस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी ह्यूज क्वांटिटी में। तो जो वार्मिंग है एटमॉस्फेयर ड्यू टू द वार्मिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर का जो तापमान है वो बढ़ रहा है, इसकी जो नमी है, वार्मिंग है, वो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, वार्म हो रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है इसी ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, इसलिए इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। यही आपका क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। इसका मतलब ये है कि जो आपके हार्मफुल गैसेस होती हैं वो आपकी सनलाइट को ट्रैप कर रही है, इसकी वजह से हमारा जो क्लाइमेट है यहाँ पर वार्म अप हो गया है, एक नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा हो गया है, और यही आपका क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, मेजर गैसेस यहाँ पर आपको बताई गई है कि जिनका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है तो ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग होती है, फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट इसको बोल दो। तो कंसंट्रेशन है किसका, CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का, CH4 होती है मीथेन का, नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O, एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ पर इंक्रीमेंट है, जो कि आपका मेजरली जो है इंडस्ट्रीज वगैरह से मिलता है। और आपके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है और ओजोन है। ओजोन आपका वायुमंडल के ऊपर एक लेयर बनाता है, जो कि आपकी सनलाइट से जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज आती है उनको वापस से भेजता है, तो वो ओजोन का काम होता है। वो आप नीचे ये सारी चीजें नीचे जब डिप्लीशन ऑफ लेयर पढ़ेंगे ना तो वो वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। तो ये जो सारी चीजें हैं आपके किसके अंदर योगदान देती है, ग्लोबल वार्मिंग के अंदर, ग्रीन हाउस इफेक्ट किया। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब होता है कि ये एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस होता है, कैसा, एक प्राकृतिक प्रोसेस होता है, वेयर एटमॉस्फेरिक गैसेस ट्रैप करती है हीट को। कि भाई वही है जो मैं आपको ऊपर बता करके आई हूँ, बस मैंने आपको थोड़ा सा समझने के लिए पॉइंट टू पॉइंट एक हेडिंग में डाल दिया है कि एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर जितने भी आपकी वायुमंडल के अंदर गैसेस प्रेजेंट होती है वो हीट को ट्रैप करती है। वो एक तो होता है कि इसको ना आप ऐसे समझो जैसे कोई एक कमरा है बंद और एक विंडो है उसके अंदर, जैसे मैं यहाँ पे बता देती हूँ, कोई एक बंद कमरा है और एक ये विंडो है इसके अंदर। इस विंडो को हमने खोल दिया, खोलने के बाद यहाँ से सनलाइट अंदर गई, जितनी सनलाइट इसके अंदर जानी थी वो चली गई, और उसके बाद हमने कर दिया इस विंडो को बंद। अब ये सनलाइट इसके बाहर नहीं जा सकती। तो जो टेम्परेचर था इसका नॉर्मल, उससे ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीमेंट होगा कि नहीं होगा यहाँ इस रूम का, बिकॉज इसके अंदर काफी अमाउंट में सनलाइट है तो इसका टेम्परेचर इंक्रीमेंट होगा। यही आपका है बस बेसिकली आपका ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग यही। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट यही है कि क्या होता है कि आपका जो एटमॉस्फेरिक गैसेस होती है, जैसे सनलाइट आती है उसको ट्रैप कर लेती है,
और ये एक फिनोमिना है दैट अलाउज द अर्थ टू रिटेन इनफ सोलर हीट टू बी लाइवेबल। यानी कि हमारे जो एनवायरमेंट में है वो ग्रीन हाउस गैसेज होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, बट एक हद तक होता है। मतलब हमारी जो लाइवलीहुड है, हमारी जो जिंदगी है, उसके लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट जरूरी है, बट वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है। बट हम आज के टाइम में इतना ह्यूमन एक्टिविटीज कर रहे हैं, इतना पोल्यूशन कर दिया है हमने कि वो जो एक नॉर्मल दायरा होता है उससे ज्यादा पोल्यूशन हम लोग कर चुके हैं। और उसी पोल्यूशन की वजह से जो ये अमाउंट ऑफ गैस जो हमारे लिए अच्छी थी, अब वो हमारे लिए नुकसानदायक हो गई है, क्योंकि वो ज्यादा जो रेडिएशन है उनको ट्रैप कर रही है, जिसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो काफी इंक्रीज हो गया है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीमेंट होना चाहिए लेकिन एक नॉर्मल लेवल तक, पहले एक नॉर्मल रेंज तक का था, अगर नहीं होगा फिर हमारे लिए समस्या आ जाएगी। लेकिन वो हमारी खुद की गतिविधियों की वजह से, हमारी खुद की ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से वो जो टेम्परेचर है हमने एक हाई टेम्परेचर हमने उसका कर दिया, जो कि हमारे लिए यहाँ पर नुकसानदायक है। तो यही बोला गया है हमें यहाँ पर कि ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जहां वायुमंडलीय गैसें जो है गर्मी को फंसाती है, ट्रैप करती है। ये एक ऐसी घटना जो पृथ्वी को रहने योग्य पर्याप्त सौर ताप बनाए रखने के लिए अनुमति देती है। मतलब नॉर्मल होता है ये हमारे लिए। अगर ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं होगी, तो फिर हमारा जो टेम्परेचर है वो -0 डिग्री से भी ज्यादा चला जाएगा। तो फिर ज्यादा कोल्डर बहुत ज्यादा सिचुएशन हो जाएगी और हम लोग यहाँ पर रह नहीं पाएंगे। तो ये ग्रीन हाउस गैसेज है जो हमारा जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ऐसे मेंटेन करके रखती है कि हम उसके अंदर अपना जीवन यापन कर पाए। बट हमारी एक्टिविटीज की वजह से, हमारे पॉल्यूशन की वजह से ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो अपनी लिमिट के बाहर जा चुकी है, और अपनी लिमिट के बाहर जाने की वजह से ये इतनी ज्यादा हीट को ट्रैप कर रही है कि जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। अभी इस चीज को समझ में आया कि हमारे लिए नॉर्मल होता है, एक होता है नॉर्मल ग्रीन हाउस इफेक्ट और एक होता है एडवांस ग्रीन हाउस इफेक्ट। वो भी मैंने आपको नीचे बताया है लिख करके, सारी चीजें हैं आपके लिए। तो अर्थ हैज ए नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये वही वाली बात है जो मैंने आपको बताया था ना, नीचे बताया है। अर्थ का एक नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ड्यू टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। भाई हमारे पास वाटर वेपर है ही, अगर ज्यादा जो है हीट होती है तो ये पानी जो है वो वेपर बन के उड़ जाता है, तो वेपर फॉर्म में पानी होता है। साथ ही ये जो गैसेस फॉर्म में पानी ही होता है H2O, ठीक है, वेपर फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में पानी ही है। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारे क्या है आपके जो है नॉर्मल ग्रीन हाउस इफेक्ट है, नॉर्मल ग्रीन हाउस गैसेज होती है जो हमारी अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए वाइटल है, जरूरी है। ठीक है, ये वो गैसेज है वो जो हमारे लिए जरूरी है। बट अगर इनकी क्वांटिटी हम बहुत ज्यादा कर दें, हम अपने खुद के पोल्यूशन की वजह से, हमारे खुद से क्रिएट किए गए पोल्यूशन की वजह से अगर इनकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, फिर ये नेचुरल नहीं रह जाता, फिर ये एडवांस्ड हो जाता है। ठीक है, फिर ये इफेक्ट कैसा हो जाता है, एडवांस्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये समझा आप। नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड बाय द नेचुरल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। वही है जो मैंने आपको बताया कि ये जो नेचुरल वाला है वो नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत वाइटल होता है, हमारी जीवन यापन के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। बट अगर हम इसको जरूरत से ज्यादा इन गैसेस का अगर निर्माण करते हैं, जरूरत से ज्यादा अगर इन गैसेस को प्रोड्यूस करते हैं ड्यू टू पोल्यूशन, ठीक है, ड्यू टू पोल्यूशन, तो फिर ये कैसा बन जाता है, फिर ये एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट बन जाता है। रेफर टू द एडिशनल रेडिएटिव फोर्सिंग रिजल्टिंग फ्रॉम द इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन। यानी कि जो एक लिमिट तक जो ये फंसा रही थी सूर्य की किरणों को, अब ये लिमिट से ज्यादा फंसाएंगी और इसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो हद से ज्यादा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका किस में आता है, ये आपका एडवांस्ड ग्रीन हाउस गैस के ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर आता है, जिसके अंदर आपकी गैसेज यहाँ पर बताई गई है। जो मेनली ग्रीन हाउस गैसेज है जिनकी कंसंट्रेशन यहाँ पर राइज होती जा रही है आज के टाइम में, वो आपकी कौन कौन सी है, वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है और ओजोन है। वैसे तो अगर नॉर्मल अमाउंट में हो तो ये हमारे लिए वाइटल होती है, जरूरी होती है हमारी अर्थ के लिए, हमारे जीवन यापन के लिए। बट पोल्यूशन की वजह से इनका जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा अमाउंट पे हाई हो चुका है, और ये अब हमारे लिए बन चुका है सरदर्द, बिकॉज इससे हमारा जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर काफी इंक्रीमेंट हो गया, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या समझे, यहाँ से हम ये समझे कि हमारे पास दो तरीके के ग्रीन हाउस इफेक्ट होते हैं। एक होता है नेचुरल, जिसके अंदर हमारी जो गैसेस होती है वो एक लिमिटेड अमाउंट में हमारे लिए होती है, जो हमारे लिए अच्छी होती है, और एक होता है एडवांस्ड, यानी कि जिसको हमने एडवांस बना दिया और इतना एडवांस बना दिया है कि वो हमारे लिए अब क्या है, हानिकारक है। अभी इतना समझे आप सभी।
नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपको दिया गया है वो है कि हाउ डज द ग्रीन हाउस इफेक्ट वर्क। अब ये काम कैसे करती है, तब से हम कर रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये कैसे काम करती है। ये तो मैं आपको वैसे बता चुकी हूँ कि सनलाइट जो है भाई, जैसे ऊपर से सनलाइट आई हमारे एटमॉस्फेयर में, तो जितनी भी आपके लाइट जो कलर की चीजें होती है जो ट्रैप नहीं करती बल्कि रिफ्लेक्ट कर देती है, जैसे व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट कर देता है, तो जैसे आइस हो गया, क्लाउड हो गए, तो ये सारी चीजें क्या है वो रिफ्लेक्ट कर देता है। बट क्या होता है, रिफ्लेक्ट तो कुछ अमाउंट में ही होता है, बाकी जो चीजें हैं मोस्ट ऑफ द इनकमिंग एनर्जी जो आपकी सनलाइट आ रही है, मोस्ट ऑफ द सनलाइट रीचेज द प्लेनेट सरफेस, हमारे सरफेस के अंदर एंटर करती है ज्यादा से ज्यादा लाइट, और इसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ रेडिएट करती है हीट बैक टुवर्ड स्पेस। हमारी जो अर्थ है वो वापस में स्पेस के अंदर यानी कि ऊपर जो है वापस से उसको भेजती है। बट जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है एटमॉस्फेयर में, वो क्या करती हैं, वैसे तो हमारा काम ये, इनका काम ये था कि अर्थ रेडिएट कर दे, बट ऑलरेडी हमने इतना ज्यादा ग्रीन हाउस गैस अपने यहाँ पे इकट्ठा करके रखा हुआ है कि वो फिर उसको वापस नहीं जाने देती उस सनलाइट को, और वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, बाउंसिंग कर देती है सम बैक टू द अर्थ सरफेस एंड रिलीजिंग सम इनटू द एटमॉस्फेयर। कुछ को वो वापस ले आती है और कुछ को वो बाउंस बैक कर देती है। इसका मतलब ये है कि जो जितने भी आपकी ग्रीन हाउस गैस हो गई है, इन्होंने फंसा लिया है उस सनलाइट को, उस एनर्जी को, उस रेडिएशन को, जिसने हमारा जो टेम्परेचर है इसको क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। तो ये ऐसे वर्क करता है। नीचे डायग्राम है, इसके माध्यम से समझेंगे। देखिए ये जो डायग्राम है आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसके अंदर ये है एक नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये है नेचुरल, और ये है एडवांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके अंदर क्या हुआ कि सन से सोलर रेडिएशन यहाँ पर जा रही है, सन से सोलर रेडिएशन जारी है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ज्यादा हीट है, यानी कि जो ज्यादा हीट है वो यहाँ पर एस्केप हो जाएगी इनटू द स्पेस, यानी कि अंतरिक्ष में। ज्यादा हीट तो है अंतरिक्ष में चली जाएगी। क्यों चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनका कंसंट्रेशन कम है, तो कम ही सोलर रेडिएशंस को ये ट्रैप करेगी, और ज्यादा सोलर रेडिएशंस जो है वो हमारी बाहर चली जाएगी। वहीं अगर बात करें एडवांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट की, तो यहाँ पर हमने अपना जो ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन है उसको कर दिया है ज्यादा करने की वजह से ये गैसेस भी, ये सनलाइट है उसको भी कितना ट्रैप करेगी, उसको भी ज्यादा अमाउंट में ट्रैप करेगी, और कम अमाउंट में लेस हीट जो है वो वापस एस्केप हो पाएगी। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो ज्यादा इंक्रीज होगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, अभी इस चीज को समझ में आया, बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रही हूँ। अगर नहीं समझ में आता है तो एक बारी रिपीट पे देखना। ठीक है, तो जो नॉर्मल ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसके अंदर आपकी जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है वो कम होती है, कम होने की वजह से आपकी जो सनलाइट है, जो रेडिएशन है वो भी कम वो ट्रैप करती है, और कम ही आपका टेम्परेचर होता है। इतना टेम्परेचर होता है जो हमारी जिंदगी के लिए सही होता है, अच्छा होता है। बट पॉल्यूशन की वजह से हमने जो ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं उनका निर्माण ज्यादा कर लिया है, वो हमारे पास ज्यादा आ गई है, जिसकी वजह से वो ज्यादा रेडिएशंस को ट्रैप करेगी, और अल्टीमेटली जो नॉर्मल ग्रीन हाउस इफेक्ट था उससे ज्यादा यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं कि ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज मोर इवन, तो यही वो वाली बात कही गई, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेज है उतना ही ज्यादा उसको ट्रैप करेगी, और हमारा टेम्परेचर जो है उतना ही क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मेकिंग टेम्परेचर राइज। जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी उतनी ज्यादा वो ट्रैप करेंगे, और हमारा टेम्परेचर भी उतना ही ज्यादा होगा। तो ग्रीन हाउस गैसेज क्या है, मैं आपको ऊपर सारी चीजें बता चुकी हूँ ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी है, बट फिर भी एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जिसके अंदर आपके वाटर वेपर होते हैं, जिसके अंदर ये आपका गैसियस फॉर्म में पानी ही होता है। ठीक है, गैसियस फॉर्म में वाटर ही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो कि आपका काफी चीजों से रिलीज होता है। मीथेन गैस है यहाँ पर, ओजोन है यहाँ पर O3, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये सारी चीजें आपकी किसमें आती है, ये आपकी सारी जो गैसेज होती है। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, अदर गैसेस दैट एक्यूमुलेट इन द एटमॉस्फेयर एंड क्रिएट द, ये वही वाली बात है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर, वो उस वाले में बात कर रहा है ये वाली लाइन, कि जो हमारे लाइवलीहुड के लिए जरूरी होता है, ये वो चीज है कि नॉर्मल होता है, एक ऐसा नेचुरल ग्रीन हाउस गैस के बारे में बात कर रहा है बेसिकली। ठीक है, नेचुरल ग्रीन हाउस गैस के बारे में, ग्रीन हाउस गैस के बारे में बात कर रहा है, जो हमारे लिए अच्छा होता है उसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। इफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नेचुरल देन व्हाट्स द प्रॉब्लम विद ग्रीन हाउस गैस। अब ये क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि मैं आपको बार बार, वैसे तो मैंने इसका आंसर भी ऊपर दे दिया आपको, मैंने कहा कि एक होते हैं नेचुरल ग्रीन हाउस गैस जो हमारे लिए जरूरी है।
तो यहाँ पर यही कहा गया कि अगर हमारे लिए जरूरी है तो फिर क्या समस्या क्या आ रही है ग्रीन हाउस गैस के साथ, ऐसा क्या हो गया कि हमारे ग्लोबल वार्मिंग होने लगी है। तो इसका आंसर आप सभी को पता है, मैंने जो ऊपर आपको समझाया, अगर आपने उसे अच्छे से समझा तो आप सभी को पता है इसका आंसर, कि जो हमारा आज के टाइम में हमने जो अपना आधुनिक जो हमारा क्लाइमेट चेंज है वो एक एक्सेस ऑफ ग्रीन हाउस गैस की वजह से है। यानी कि नेचुरल में तो था, एक नॉर्मल लिमिट तक था, अब हमने एक्सेस कर दिया, हमने अति कर दी है, हर चीज की अति कर दी है, फिर चाहे वो एयर पोल्यूशन की बात हो, चाहे वाटर पोल्यूशन की बात हो, किसी भी चीज की हमने क्या कर दी है, अति कर दी है। वी ऑल आर रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, हम सभी इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ह्यूमन एक्टिविटीज इस चीज के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल है। तो ये जो ओवर इंसुलेशन हो रहा है, ओवर इंसुलेट मतलब ओवर ज्यादा अधिकता हो रही है, हीट की जो है तापमान की अधिकता हो रही है, ये जो ओवर इंसुलेशन हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, हमारे खुद की वजह से हो रहा है। तो नेचुरल तक तो ठीक था, लेकिन इसकी समस्या ये आ गई है कि हमारी खुद की वजह से हमने जो नेचुरल जो गैस है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा ली, और इससे हमारा जो टेम्परेचर क्या हो गया, वो क्या हो गया, राइज हो गया। फलस्वरूप तापमान में क्या हो चुकी है, वृद्धि हो चुकी है। और इसी वजह से जितना ज्यादा इंसुलेशन होगा, जितना ज्यादा आपका तापमान होगा, ये उतना ही प्लेनेट क्या करेगा, ओवरहीट करने लग गया है। ओवरहीट करने की वजह से क्या हो गया है, ऑलरेडी हम लोगों ने क्लाइमेट के अंदर चेंज देख लिया है। हमारे जो भी बर्फ है, ठीक है, वो क्या क्या होने लगी है, पिघलने लग चुकी है, और हमारा जो वाटर लेवल है वो यहाँ पर इंक्रीमेंट होने लग गया है। तो ये एक इफेक्ट है आपके ग्लोबल वार्मिंग। इतना समझ में आया यहाँ से। नेक्स्ट है कॉजेज की बात करते हैं। कॉजेज क्या है ग्लोबल वार्मिंग के, तो यहाँ पर काफी आपके कॉजेज है, बट जो मेन कॉजेज की अगर हम बात करें कि सेवरल कॉजेज है जो जिसमें आपके नेगेटिव इफेक्ट आते हैं ह्यूमन के अंदर, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर। तो ये आपके नेचुरल कॉजेज भी हो सकते हैं, और साथ ही आपके आउटकम, किसके आउटकम, हमारे खुद की अच्छी अच्छी गतिविधियां जो हम करते हैं, जो हमारी खुद की ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, हम खुद इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेचुरल भी होता है, बट नेचुरल से ज्यादा हमारे खुद की ये जो परिणाम स्वरूप सारी चीजें हो रही है, ठीक है। तो इस कोर्स के अंदर हम ये दोनों चीजें देखेंगे, ह्यूमन एक्टिविटीज भी देखेंगे और नेचुरल भी देखेंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज यानी कि मैन मेड कॉज की अगर बात करी जाए तो इसके अंदर हम लोग क्या करते जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर निर्वनीकरण कर रहे हैं, वनों की कटाई यहाँ पर करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो CO2 है उसका इंक्रीमेंट होता जा रहा है, और इसी की वजह से ये एक मेजर गैसेज है ग्लोबल वार्मिंग की। तो ये तो फिर क्या है, रेस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, क्योंकि एक मेजर गैस है ये। यूज ऑफ व्हीकल, जब हम वाहनों का प्रयोग कर रहे हैं छोटी छोटी जगहों पर जाने के लिए भी, अगर मुझे किसी शॉप तक भी जाना है, वो चाहे वो मेरे पास में है, तो भी हम अपना बाइक व्हीकल उठा करके चल पड़ते हैं। तो इसकी वजह से ये कोई फ्री में थोड़े ना, ऐसा आराम से थोड़े ना चल रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है और हार्मफुल गैसेज यहाँ पर रिलीज हो रही है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन विद एक्सेसिव यूज ऑफ, हम लोग AC का यूज कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर फ्रिज का यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऐड कर रहे हैं एनवायरमेंट के अंदर, इन सभी चीजों को यूज करते हुए। और ये तो एक तरीके की समस्या वाली बात है, क्योंकि ये तो हम लोग छोड़ना जानते ही नहीं है, आज के टाइम में इतनी हो गई है। और ये कहते हैं कि भाई हम कैसे छोड़ दें, गर्मी इतनी हो गई, और वो गर्मी करी किसने, वो गर्मी भी हमने करी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी क्या है, एक मेजर गैस होती है ग्लोबल वार्मिंग। तो एक कोज इसका ये हो गया। नेक्स्ट है कृषि। कृषि के अंदर हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। कृषि जब हम करते हैं, एग्रीकल्चर जब हम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर आपके जो भी रिमेन्स होते हैं उनको हम जलाते हैं। जलाने की वजह से क्या हो रहा है, आपका CO2 इंक्रीज हो रहा है, साथ ही जो मीथेन गैस है CH4 की जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, और इसी क्वांटिटी के इंक्रीज होने के साथ आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है यहाँ पर वो भी इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज ये क्या है, आपकी वन ऑफ द मेजर ग्रीन हाउस गैस का काम कर, ठीक है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओवर पॉपुलेशन हो गया है, जितनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है उतना ही हम लोग चीजों को यूटिलाइज करते जा रहे हैं, जितने लोग बढ़ते जाएंगे उतना ही हमारे खाने के लिए सामान बढ़ते जाएगा, उतना ही हम लोग फोसल फ्यूल्स यहाँ पर बर्न कर रहे हैं, उतना ही हम लोग वनों की कटाई कर रहे हैं, ठीक है, उतना ही हम लोग खेती कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, और इन सभी चीजों से क्या निकल रहा है, आपका जो ग्रीन हाउस गैस है वो यहाँ पर एनहांस हो रही है। तो ओवर पॉपुलेशन यानी कि बढ़ती जो आबादी है वो इस चीज का एक मेन कारण है। उसके बाद नेचुरल कॉजेज भी है, सारी चीजें ह्यूमन भी नहीं कर रहे हैं, वैसे तो 90% कर ही रहे हैं, बट नेचुरल कॉजेज भी देख लो। वोल्केनोज वगैरह, यहाँ पर ज्वालामुखी का विस्फोट जब होता है तो वहां से काफी मात्रा में ऐश निकलती है, धुआं निकलता है वोल्केनिक इरप्शन की वजह से, ठीक है। तो ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से यहाँ पे काफी मात्रा में राख और धुआं निकलता है वातावरण में, जो कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसको, यहाँ पर जलवायु जो है उसको यहाँ पर क्या करता है, प्रभावित करता है। काफी मात्रा में यहाँ पर गैसेस रिलीज होती हैं, जो कि अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करती है ग्लोबल वार्मिंग के अंदर। उसके बाद वाटर वेपर है, यहाँ पे वाटर वेपर
H2O यानी कि गैसेस फॉर्म में पानी ही है। जितनी ज्यादा हमारे यहाँ पर जो एनवायरमेंट में हीट होगी, जितनी ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो पानी जो है वेपोराइज होकर के किसका फॉर्म ले लेगा, H2O का, यानी कि गैसेस फॉर्म में H2O पानी आ जाएगा। तो ये तो है ही एक मेजर गैस है किसका, ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, तो जो ग्लोबल वार्मिंग होगी तो आपका H2O यानी कि वाटर वेपर भी यहाँ पर एनहांस होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर तापमान में जो है इंक्रीमेंट हो रहा है तो आपकी ह्यूमिडिटी बढ़ती है उस चीज से। ठीक है, तो वो भी किसके अंदर ऐड करता है, आपका ग्लोबल वार्मिंग को इससे जोड़कर रखता है। तो ये भी आपका वन ऑफ द मेन गैसेज होती है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट ब्लेजेस। कई बार जंगलों में जो है वो आग लग जाती है। आपने अमेजोन के जंगल का सुना होगा भाई, जितने भी एनिमल्स थे वहां पर वो जिंदा जल गए थे, तो कई बार यहाँ पर आग वगैरह भी लग जाती है। और इसी आग लगने की वजह से यहाँ पर क्या होती है, एमिट करता है एक लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेनिंग स्मोक। यहाँ पर काफी मात्रा में कार्बन वाला धुआं निकलता है जो कि हमारे ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करता है। तो इसका एक मेन कारण, ये जो नेचुरल जो आपके चीजें हैं उसका एक मेन कारण यहाँ पर जंगलों में या फिर उसमें आग लगना भी है, फॉरेस्ट वगैरह में। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन आपका एक टॉपिक यहाँ पर दिया गया है। ऊपर जो हमने कवर किया है उसके अंदर आपके 2 टॉपिक कवर हो गए हैं, जिसके अंदर आपका दोनों चीजें है आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट है एंड ग्लोबल वार्मिंग, जो कि आपका सारी चीजें लिख करके दी गई है, दोनों चीजों को कवर कर दिया है। आप बात करेंगे ओजोन लेयर डेफिनेशन, यानी कि ओजोन लेयर डिप्लीशन आपको दिया गया है, बट आपको पहले समझना पड़ेगा कि ओजोन लेयर आखिर होती क्या है। तो ओजोन लेयर is the region in the earth stratosphere that contain a high concentration of ozone and protect the earth from the harmful ultraviolet radiation of the sun। ओजोन क्या होती है ना, एक हमारी ये जो अर्थ है ना, अर्थ का जो सबसे जो निचला एक जो पेयर होता है, सबसे निचला जो पार्ट होता है ये स्ट्रेटोस्फेयर होता है। तो इसके अंदर हमारी क्या प्रेजेंट होती है, इसके अंदर हमारी ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। इसके अंदर ये जो लेयर है इसका काम क्या करता है, ये प्रिवेंट करती है, रोकती है किसको, सन की जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होती है, जो कि हमारी स्किन के लिए हमें कैंसर वगैरह भी इससे हो जाता है, उनको रोकती है। और उस हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को रोकने का काम किसका होता है, ओजोन लेयर का होता है, जो कि आज के टाइम में डिप्लीट होती जा रही है, यानी कि महीन होती जा रही है, कम होती जा रही है। किसकी वजह से, पॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, तो सारा खेल किसका है, पोल्यूशन का है। तो ये एक ऐसी लेयर होती है जो कि सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है, उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करती है और हमारी रक्षा करती है। ठीक है, ओजोन लेयर इज मेनली फाउंड इन द लोअर पोर्शन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, जो सबसे जो लोअर पोर्शन होता है उसमें प्रेजेंट होता है। डायग्राम में भी आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये आपके सारे लेयर्स होते हैं। ये आपका अर्थ है, इसके अंदर आपका ये ट्रोपोस्फेयर है, सेकेंड है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, इसके अंदर आपकी ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये है आपकी ओजोन लेयर, जो कि आपकी सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को यहाँ पर क्या करती है, प्रिवेंट करती है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है ओजोन लेयर किस लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है, तो ये स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि सेकंड लोवेस्ट लेयर है। ठीक है, ये भी आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। ये क्या काम करती है, सन से आने वाली हार्मफुल रेज से आपकी रक्षा करती है। इट हैज द पोटेंशियल टू एब्जॉर्ब अराउंड 97 to 99, यानी कि इसका जो है कीमत इतनी ज्यादा है कि ये जो है 97 से 99% जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं उनको नीचे आने से रोकती है, एब्जॉर्ब कर लेती है ये उनको, और हमारी इस अर्थ तक आने नहीं देती है। और अगर ये अर्थ तक आ गई तो हमारी लाइफ को क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है। सोचो इसका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। इफ द ओजोन लेयर वाज absent, millions of people would develop skin diseases and many have weakened immune system। अगर ओजोन लेयर ऐसे ही डिप्लीट होती रही, अगर ये खत्म हो गई तो हमारे ऊपर इसका काफी इफेक्ट पड़ने वाला है, हमें स्किन डिजीज यहाँ पे हो सकती है, और साथ ही हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, वो यहाँ पर क्या हो सकती है, कमजोर हो सकती है। और आज के टाइम में आपने सुना होगा यहाँ पर ओजोन लेयर के अंदर छेद भी देखने को मिला है। साइंटिस्ट ने इसके अंदर एक होल को डिस्कवर कर लिया है कि इसके अंदर एक छेद हो चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है और एक अपने आप में सोचने वाली बात है। ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन का मतलब होता है कि जो ओजोन लेयर होती है उसके अंदर एक ग्रेजुअल थिनिंग आ गया है, मतलब कि एक महीनपन उसके अंदर आ गया है अर्थ की ओजोन लेयर के इन द अपर एटमॉस्फेयर कॉज्ड ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल कंपाउंड्स कंटेनिंग गैसियस ब्रोमीन और क्लोरीन। जितने भी आपके केमिकल कंपाउंड्स जो आपने एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज कर रखे हैं, उसके अंदर ब्रोमीन होता है, क्लोरीन होता है, इंडस्ट्रीज से ये सारी चीजें आते हैं, आपने ह्यूमन एक्टिविटीज से ये सारी चीजें आती हैं। तो इसकी वजह से इसके अंदर क्या हो गया, ग्रेजुअल थिनिंग, यानी कि महीन हो गई है ये लेयर, और महीन होने की वजह से यहाँ पर खतरनाक जो रेज है वो धरती पर आने लगी।
ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट रेज है जिसकी वजह से हमें कैंसर वगैरह हो सकता है, हमारी स्किन डिजीज हो सकती है, हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है, वो धीरे धीरे हमारी अर्थ तक आने लग रही है। तो ओजोन लेयर का डिप्लीशन आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ से जो सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसको वापस आने से रोकता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, बट इसके अंदर देखो ये यहाँ पर छेद हो गया, ये थोड़ा सा पतला हो गया है ओजोन लेयर। पतला होने की वजह से ये रेडिएशन हमारे अर्थ के अंदर यहाँ पर एंटर करते जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए काफी हार्मफुल है। ठीक है, अभी इतना समझ में आया यहाँ से आपको। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं कि ओजोन लेयर डिप्लेशन इज द थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर। यहाँ पे वही वाली बात है जो ऊपर आई थी, मैंने रिपीट पे लिख दिया है। तो ये जो है आपके थिनिंग ही आपका महीन होना ही है ओजोन लेयर का। दिस हैपेंस व्हेन द क्लोरीन एंड ब्रोमीन एटम्स इन द एटमॉस्फेयर कम इन कांटेक्ट विद द ओजोन। यहाँ पर जितने भी आपके उद्योग से जितने भी आपके जो केमिकल अपशिष्ट निकलते हैं वो उसके अंदर क्लोरीन होता है, ब्रोमीन एटम्स होते हैं, वो क्या करते हैं हमारी ओजोन के साथ कांटेक्ट में आते हैं और उसके ओजोन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनको खत्म कर देती हैं। और एक जो क्लोरीन है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है कितना, 1 लाख मॉलिक्यूल ऑफ द ओजोन। ठीक है, एक जो क्लोरीन है, 1 क्लोरीन कैन डिस्ट्रॉय 1 लाख मॉलिक्यूल ऑफ द ओजोन। तो कितना डेंजरस है हमारे लिए। इट इज डिस्ट्रॉयड मोर क्विकली देन इट इज क्रिएटेड। इतना जल्दी तो ये बनता भी नहीं है, क्रिएट भी नहीं होता है, जितना जल्दी ये क्या होता जा रहा है, डिस्ट्रैक्ट यानी कि ये खत्म होता जा रहा है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि ऐसा तब होता है जब वायुमंडल में मौजूद क्लोरीन, हमारे यहाँ पे वायुमंडल में क्लोरीन मौजूद है और ये जो क्लोरीन है क्लोरीन और ब्रोमीन के परमाणु ओजोन के संपर्क में आते हैं और ओजोन के अणुओं को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, उनके एटम को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और एक क्लोरीन ओजोन के 1 लाख अणुओं को नष्ट कर सकता है। तो वो आपको वही बात है जो मैंने ऊपर बताई है, हिंदी मीडियम वाले भी अच्छे से समझ ले इस चीज को। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कौन से होते हैं? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारी ओजोन लेयर को यहाँ पर डिप्लीट करने में अपना इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर अदा कर रहे हैं। वो सारे सब्सटेंस ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस होते हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एटसेट्रा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ ले, बताओ ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंस में से कौन सा, आपको ऑप्शन दे देंगे। तो आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखने हैं कि ये सारी जो सब्सटेंस है जो कि आपके ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उसको कम करने में, उसको थिन करने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, वो आपके क्या होते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ लिस्ट है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस की और ये कहाँ से, इनका सोर्स क्या है, जहां से ये रिलीज हुए हैं वो आपने देख लेने हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहला आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये कहाँ से आता है, ये आपके रेफ्रिजरेटर, फ्रिज वगैरह से, आपके एसी वगैरह से, सोलवेंट से, ड्राई क्लीनिंग एजेंट जो होते हैं उनमें से ये सारी चीजें निकलती हैं, सोर्सेज हैं। इनको भी अच्छे से देख लेना, पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से क्या बन जाए। और हेलोन्स जो है वो आपकी फायर एक्सटिंग्विशर, जो आग बुझाने वाले आपकी चीजें होती है, वहां से आता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो है वो आपका फायर एक्सटिंग्विशर से और आपके सोलवेंट से आता है। मिथाइल क्लोरोफॉर्म आपका एडहेसिव से और एरोसोल से आता है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कहाँ से आता है, फायर एक्सटिंग्विशर से भी आता है और एयर कंडीशन से भी आता है और सोलवेंट से भी आता है। इतनी चीजें आपने ध्यान रखनी है, इनको अच्छे से ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट क्या होते हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन के। डिप्लीशन तो हमने कर दिया, वो हम अभी भी कर रहे हैं, लेकिन इसके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं। तो प्रभाव मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आपको स्किन डिजीज यहाँ पर हो सकती है, कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो यहाँ पर आपका डिस्ट्रॉय हो सकता है, इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली। तो ह्यूमंस विल बी डायरेक्टली एक्सपोज टू द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। भाई उनको वो क्यों रोक रहा है, हमारी जो ओजोन लेयर है उसको वो जो हम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उनको क्यों रोक रही है, ताकि हम लोग सेफ रहें। तो अगर वो हमारे तक आ जाएंगे तो हमारे ऊपर तो उसका फर्क पड़ेगा। ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हमारे पास हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आने लग रही है। दिस माइट रिजल्ट इन सीरियस हेल्थ इशू अमंग ह्यूमंस, सच एज स्किन डिजीज हमें हो सकता है, कैंसर की समस्या बन सकती है, सनबर्न हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है, क्विक एजिंग जल्दी से, मतलब बुढ़ापा जल्दी आ सकता है। ठीक है, और कैटरेक्ट का मतलब होता है मोतियाबिंद, आपको ये समस्या हो सकती है। एंड वीक इम्यून सिस्टम आपका हो सकता है। तो आप जो कमेंट करते हो ना कि डिजीजेस बताओ, तो भी डिजीजेस सारी मैं इंक्लूड करके चलती हूँ, आप ढंग से एक बार देखो तो सही। तो त्वचा रोग, कैंसर हो सकता है, सनबर्न हो सकता है, मोतियाबिंद, जल्दी बुढ़ापा, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, आपकी ये सारी चीजें हो सकती है अगर हमने इस चीज को अच्छे से नहीं देखा, इसका निवारण हमने अगर नहीं किया। इफेक्ट्स क्या होते हैं एनिमल्स के ऊपर, इफेक्ट्स इसके क्या होते हैं, जरूर नहीं है ह्यूमन बींग्स के अंदर, सभी इकोलॉजी में जो कुछ भी चीजें आती हैं सबके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो अगर इसका डायरेक्ट एक्सपोजर होगा एनिमल से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का, डायरेक्ट उनके ऊपर अगर वो उनके कांटेक्ट में आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, स्किन एंड आई कैंसर एनिमल्स में हो सकता है, कि उनका जो भी
स्किन रिलेटेड कैंसर एंड उनको आई में क्या कैंसर वगैरह की समस्या आ सकती है। इफेक्ट्स जो है एनवायरमेंट के ऊपर क्या हो रहा है, एनवायरमेंट के ऊपर भी इफेक्ट होएगा। जो स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट रेज होती है मे लीड टू मिनिमल ग्रोथ, यानी कि जो भी आपका न्यूनतम जो ग्रोथ होती है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, मिनिमल कर देगा ग्रोथ को, जो आपकी वृद्धि है उसको बिल्कुल मिनिमाइज कर देगा। फ्लोवरिंग एंड फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट्स में यहाँ पर बहुत कम हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। फोरेस्ट आल्सो हैव टू बियर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज। यहाँ पर जितने भी जंगल वगैरह है सारी चीजों में भाई अगर चीजों में अगर बदलाव हो रहा है, अगर एनवायरनमेंट के अंदर सारी चीजें ये चेंज हो रहा है, तो फिर कोई भी इससे अछूता नहीं है, फिर चाहे वो प्लांट्स है, चाहे फिर वो एनिमल्स है, चाहे फिर वो कोई भी है। ठीक है, तो सभी चीजों के ऊपर इसका फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ पर चीजों का हमें बिल्कुल इस चीज के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। इफेक्ट्स क्या है मरीन लाइफ के ऊपर, तो मरीन लाइफ के ऊपर जो इफेक्ट है यानी कि जो भी आपका समुद्री जीवन है, एक्वेटिक लाइफ की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो प्लैंकटन्स आर ग्रेटली अफेक्टेड बाय द एक्सपोजर टू द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे, जो भी आपकी अल्ट्रावायलेट रेज है, हानिफुल जो पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने से यहाँ पर प्लैंकटन जो है वो काफी प्रभावित होते हैं। और दे आर हायर इन द एक्वेटिक फूड चेन, यहाँ पर जो है फूड चेन में काफी जो है इनकी जो मात्रा है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। If the planktons are destroyed, the organism present in the food chain are also affected। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, अगर ये अफेक्ट हो जाएगा, अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हमारा जो फूड चेन है वो भी यहाँ पर अफेक्ट हो। कंटेंट यहाँ पर बाइलिंगुअल रहने वाला है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इसके उद्देश्य के बारे में बात करेंगे, एंड नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसके मेथड क्या होते हैं, कैसे हम लोग रेन वाटर को हार्वेस्ट करते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इसके लाभ और हानि, सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी जल्दी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि वर्षा जल संचयन आखिर होता क्या है। देखिए आप सभी को पता है भाई हमारे पास पानी की बहुत ज़्यादा क्या है, शॉर्टेज है। ठीक है, पानी जो है हमारा यूज़ वाला जो पानी है वो कहीं ना कहीं हमारे पास बहुत कम मात्रा में बचा हुआ है। तो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ये एक ऐसा मेथड है जिसे हम कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं ऑफ रेन वाटर, यानी कि वर्षा के पानी को हम इकट्ठा करके उसको स्टोर करके, और जो भी हमारी पानी की कमी है, जो भी हमारा वाटर की स्कार्सिटी या शॉर्टेज हमारे पास बनी हुई है, उसको हम यहाँ पर उससे ओवरकम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आपको नीचे यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। राइट नाउ आप बस इतना समझिए कि जो वर्षा जल है उसका संचयन हम लोग करते हैं। हमारी जो पानी की समस्या हमारे सामने बनी हुई है, जो शॉर्टेज हमारे सामने बनी हुई है, उस चीज को ओवरकम करने के लिए, उससे पार पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्षा के पानी का संचयन करते हैं। वर्षा जल संचयन, वर्षा जल को इकट्ठा करने और बाद में उपयोग के लिए, पहले हम इकट्ठा करते हैं देन बाद में हम उसका यूज कर सकते हैं। क्योंकि जो रेन वाटर होता है ना, वो एक मीठा पानी होता है, मतलब उसमें किसी भी तरह का पोल्यूटेंट नहीं होता है, वो बिल्कुल अच्छा पानी होता है। पीने के अलावा आप इसको किसी भी पर्पज में यूज कर सकते हो, चाहे फिर वो क्लीनिंग हो, चाहे फिर वो गार्डनिंग हो, एग्रीकल्चर हो, सिंचाई वगैरह करना हो, बर्तन धोने हो, आप किसी भी पर्पज में, कपड़े धोने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पीने को छोड़ करके आप इसका इस्तेमाल हर चीज से कर सकते हैं, इसलिए इस पे ध्यान दिया जाता है कि ये जो है वो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी पानी की जो शॉर्टेज है उसको ये यहाँ पर ओवरकम करता है। ठीक है, तो यह न केवल पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है बल्कि गिरते जल स्तर, हमारा जो पानी का जो लेवल है वो गिरता जा रहा है, उसको भी रोकता है। हमारे समुदायों में प्राचीन काल से जल प्रबंधन का अभ्यास किया जा रहा है, यानी कि एंशियंट टाइम से, पूरा प्राचीन समय से हम जो है अपने रेन वाटर को यहाँ पर हार्वेस्ट करते आ रहे हैं। तो ये एक सिंपल प्रोसेस होती है, एक सिंपल सी प्रक्रिया होती है, या फिर आप ये कह लीजिए इसमें सिंपल सी एक तकनीक का इस्तेमाल होता है जिसमें हम जो वर्षा का पानी है उसको कंजर्व करते हैं, उसको संरक्षण करते हैं, उसको इकट्ठा करके उसको स्टोर करके। कन्वेइंग का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट करना, जैसे पानी जो है रूफ टॉप पे या फिर कहीं पर भी आपने कहीं से भी लिया, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं जैसे पाइप के थ्रू, तो वो कन्वेंस होता है। एंड प्योरीफाई करना रेन वाटर को, दैट रन ऑफ फ्रॉम रूफ टॉप्स, यानी कि रन ऑफ का मतलब होता है जो बहता रहता है, जो पानी छतों पर बहता रहता है, पार्क्स में बहता रहता है, रोड में रहता है, ओपन ग्राउंड्स में बहता रहता है, या उसको हम बाद में किसी भी अपने यूज़ के लिए आप उसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ये एक ऐसी सिंपल प्रक्रिया होती है जब जिसके अंदर आपका जो भी पानी की जो छतों पे, पार्कों में, रोड पे, ओपन ग्राउंड्स में ऐसे जो आपका पानी बहता रहता है उसको स्टोर करके, उसको प्यूरिफाई करके, उसको अच्छे से फिल्टर करके हम अपने लेटर पर्पस के लिए उसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है।
ये आपकी एक ओल्ड ट्रेडिशन प्रैक्टिस होता है, जो कि जिस मतलब ये पहले से प्राचीन समय से हम इसको करते आ रहे हैं। और ये ऐसे एरिया के लिए सुटेबल होता है जहाँ पे एनुअल यानी कि जो वार्षिक जो एवरेज रेनफॉल है वो 400 मिलीमीटर से ज़्यादा होती है, तो ये उस एरिया में ज़्यादातर यूजफुल होता है। यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि देखिए जैसे ये रेनफॉल है यहाँ पर, ठीक है। रेनफॉल यहाँ पर ऐसे बारिश की ऐसे छतें होती हैं, मतलब छतें होती है, बारिश की छतें नहीं। तो बारिश जब इस इधर पड़ती है तो इस एरिया को जहाँ पर ये बारिश पड़ रही है, सबसे पहली जो बारिश पड़ रही है उसे कैचमेंट एरिया बोला जाता है, यानी कि ये कैच करता है बारिश को, ठीक है। कैचमेंट करने के बाद बारिश ऐसे लुढ़कती पुढ़कती ऐसे नीचे आएगी और फिर यहाँ से इसको पाइप के थ्रू स्टोर करके इधर इस जो है स्टोरेज टैंक में इसको सेव कर दिया जाता है। तो ये आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। इधर आपका एक फिल्टर भी लगा होता है जो इसको थोड़ा जो है अच्छे से फिल्टर भी कर देता है ताकि आप इसको अच्छे से रीयूज कर सकें, ठीक है। फिर चाहे आप एग्रीकल्चर में यूज करें, क्लीनिंग पर्पज के लिए यूज करें, कैसे भी यूज करें। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग यही है कि जब पानी जो हमारा वर्षा का आया है उसको हम यहाँ से कैचमेंट एरिया से कैच करके उसको पानी के जो है कन्वेंस के थ्रू हम इसको सारी चीजें यहाँ पर लेकर के आते हैं। तो ये था आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। इसका उद्देश्य क्या है, हम लोग करते क्यों है वर्षा जल का संचयन, क्यों करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी पर्पस क्या है हमारा। तो अपवाह हानि को कम करने के लिए, सड़कों पर पानी भरने से बचने के लिए। भाई सड़कों पर ऐसे ही पानी भरा पड़ा रहता है तो उसको हम कहीं ना कहीं अगर ऐसा कोई गड्ढा खोद करके अगर उसको स्टोर कर ले एंड देन बाद में हम उसको जो है फिल्टर करके उसका रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका वो हार्वेस्टिंग होता है। पानी की जो बढ़ती हुई मांग है उसको पूरा करने के लिए, हमारे पास पानी बहुत कम बचा, हमारा जो पानी का लेवल है वो कहीं ना कहीं नीचे जा रहा है, उसकी जो मांग है वो बढ़ती जा रही है, तो इसको पूरा करने के लिए कर सकते हैं। भूजल को पुनर्भरण करके जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए, भूजल मतलब जो पृथ्वी के नीचे जो जल है उसको हम फिर से रिचार्ज कर सकते हैं, उसको फिर से भर सकते हैं, ठीक है, इसका इस्तेमाल करके। भूजल का जो प्रदूषण है उसको कम करने के लिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए, और कमजोर मौसम के दौरान भूजल आपूर्ति को पूरक करने के लिए, यानी कि कोई ऐसा मौसम है जहां पर आपको भूजल की आपूर्ति जो है उसको अच्छे से हम लोग कर सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग से, ठीक है। अगर आपने किसी उसमें स्टोर किया हुआ है या फिर आप अगर वैसे उस अच्छे से अगर आपने उसको फिल्टर करके स्टोर किया हो तो आप उसको अपने पर्पस के लिए कैसे भी सिचुएशन में उसको यूज़ कर सकते हैं। सो हम करते क्यों हैं, व्हाई डू वी हार्वेस्ट रेन वाटर, हम वर्षा जल का संचयन क्यों करते हैं। तो मैंने आपको ऊपर ही बताया कि हमारे पास पानी की जो शॉर्टेज है वो कहीं ना कहीं बनी हुई है और इसी शॉर्टेज को ओवरकम करने के लिए हम लोग इस पानी का यूज़ कर सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा पानी होता है। पीने के अलावा हम हर पर्पज़ के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बेस्ट मेथड होता है टू प्रैक्टिस एंड फॉलो टू सपोर्ट द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। पानी को कंजर्व करने के लिए, पानी को संरक्षित करने के लिए एक बेस्ट तरीका ये माना जाता है। आज के टाइम में पानी की स्कार्सिटी, जो गुड क्वालिटी ऑफ वाटर है उसकी वो बनी हुई है, तो ये एक सिग्निफिकेंट कारण है इस चीज़ का, ये एक बहुत बड़ी चिंता है हमारे लिए और इसी चिंता को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पर वर्षा जल का संचयन करते हैं। रेन वाटर विच इज़ प्योर, ये बिल्कुल प्योर होता है और गुड क्वालिटी का होता है, तो इसको इरिगेशन पर्पज़ के लिए, सिंचाई पर्पज़ के लिए, धोने के लिए, साफ सफाई के लिए, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, और इसको आप अदर लाइफ स्टॉक रिक्वायरमेंट के लिए इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हिंदी में भी है कि वर्षा जल संचयन प्रणाली पानी के संरक्षण का समर्थन करने के लिए अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम विधियां हैं। मैं आपको सारी चीज़ें हिंदी में ही बताती हूँ, ठीक है। बस आप में से बहुत सारे स्टूडेंट नोट्स बनाते हैं तो इसलिए हिंदी में आपको मैं लिख करके देती हूँ। बाकी वही सारी चीज़ें हैं कि आप इसका सिंचाई, धुलाई, सफाई सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। पानी की गुणवत्ता जो है इसकी बहुत अच्छी होती है, क्लीन वाटर ये होता है। इसका महत्व क्या होता है, वर्षा जल संचयन का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या होता है। तो ये एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि एक कॉन्टिन्यूस, एक सस्टेनेबल प्रक्रिया है ये, जो चलती रहती है, क्योंकि बारिश जो है आती रहती है, तो ये भी आपकी चलती रहती है, जो कि आपकी फ्यूचर की जो रिक्वायरमेंट है, जो भविष्य की जरूरत है, पानी को संरक्षित करने में, कंजर्व करने में हमें हेल्प करती है, ठीक है। और आज के परिदृश्य में पानी की कमी एक बड़ी चिंता का विषय है। वर्षा जल संचयन की प्रक्रिया जल संरक्षण का एक अच्छा तरीका माना जाता है। कहने की बात यह है, इसका ऑब्जेक्टिव भी यही है, इसका इंपॉर्टेंस भी यही है, हम करते भी इसलिए, इसकी नीड भी यही है कि पानी की जो शॉर्टेज हमारे सामने बनी हुई है इसको दूर करने के लिए।
हम हार्वेस्ट करते कैसे, अब आते हैं मेथड्स की बात, इसकी प्रोसेस के ऊपर बात करेंगे। तो जनरली यहाँ पर दो मेथड होते हैं रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए। पहला है रूफ टॉप, यानी कि छतों पर जो पानी बहता है आता है उससे कलेक्ट कर ले, या फिर एक होता है सतह के ऊपर जो पानी बहता रहता है, यानी कि सतही अपवाह संचयन, सरफेस के ऊपर जो पानी रन ऑफ होता रहता है उसको अगर हम कलेक्ट कर ले। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग, सतही अपवाह संचयन। आपने देखा होगा कि आप जो है सड़कों के ऊपर पानी भरा रहता है, कहीं पे खेतों में पानी इकट्ठा होकर के रह जाता है, तो ये तब बहता रहता है जब पानी जो है, मिट्टी जो है जो एक्चुअल अमाउंट में पानी जितना भी एब्जॉर्ब कर सकती है उतना वो कर चुकी होती है, और उसके बाद अगर वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है तो फिर वो पानी ऊपर बहता रहता है। अब ऐसे में ये जो बहता हुआ पानी है वो कहीं ना कहीं हमारी जो मृदा है, यानी कि जो मिट्टी है, उसकी जो फर्टिलिटी है उसको खराब करता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि मिट्टी का कटाव भी इसी से ही होता है, जो अच्छी मिट्टी होती है वो बह करके चली जाती है। तो अगर इस चीज़ का हम हार्वेस्ट ना करें, सरफेस पे जो पानी बहता रहता है अगर उसका हार्वेस्ट हम ना करें, उसको हम अगर स्टोर ना करें, तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि मिट्टी एनवायरमेंट का हिस्सा होती है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ख़राब हो रही होती है। तो जहाँ पर भी आपको पानी बहता हुआ दिखता है वहाँ पर आप उसको स्टोर कर सकते हो। ठीक है, आप वर्षा जल को एकत्रित कर सकते हो, सतही अपवाह के रूप में जो बहता रहता है। वर्षा जल को पकड़ा जाता है और उपयुक्त तकनीकों द्वारा जो जल भूत होते हैं उनको रिचार्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि जो नीचे पानी के लिए एक्वीफायर्स होते हैं जहाँ पर पानी को स्टोर किया जाता है, आप उसको फिर से रिफिल कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो, ऐसे पानी को स्टोर करके एंड ऐसे पानी को फिल्टर करके आप उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। तो साथ ही साथ आपकी जो ये जल भराव की समस्या ये भी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग ये है कि कहीं पर भी आपको अगर पानी इकट्ठा मिल रहा है सड़क पर, खेतों में, ठीक है, कहीं पर भी, तो वो आप उसको इकट्ठा करके, उसको स्टोर करके, उसको फिल्टर करके हम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो मैंने आपको ऊपर डायग्राम बताया था, जिसके अंदर आपकी जो रूफ थी वो कुछ ऐसी थी। तो यहाँ पर जैसे पानी आता है तो इधर कैचमेंट एरिया होता है, वो उससे पकड़ के हम नीचे उसको स्टोर कर लेते हैं। तो रूफ टॉप का मतलब होता है कि घरों की छतों पर जो पानी इकट्ठा हो रहा है उसको भी हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, और उसको भी कैचमेंट के थ्रू, जो आपका एक वो एरिया था जहाँ से पानी बह रहा था, उसके थ्रू हम इस चीज़ को कलेक्ट करके और नीचे जो हमारे टैंक वगैरह बने हुए हैं उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं फिल्टर करके। ठीक है, तो ये आपका छत वर्षा जल संचयन था। उसके बाद यहाँ पर जो है कुछ कंपोनेंट है जिसके बारे में हम बात करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के। ये जो पूरी प्रोसेस होती है कि पानी को कलेक्ट करना, ठीक है, कहाँ से कलेक्ट करेंगे, कैसे फिर ये टैंक के अंदर पास होगा, कहाँ पे फिल्टर लगेगा, ये जितने भी होते हैं ये सारी चीज़ें आपके कंपोनेंट यानी कि घटक में आती है। तो घटक क्या है, इसके घटक को समझने से पहले आप इस फिगर को एक बार देखना कि ये जो आपका कैचमेंट एरिया है, ठीक है, जैसे पानी इधर डायरेक्टली पड़ रहा है और ये यहाँ कर पानी लुढ़क करके इधर पूरी नाली में से होकर के और नीचे जाएगा, तो ये जो भी चीज़ें हैं इसके अंदर यूज़ हो रही है वो सारे इसके कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, घटक होते हैं जो कि हेल्प करते हैं पानी को स्टोर करने में और हार्वेस्ट करने में। तो जिस भी चीज़ का, जिस भी तकनीक का, जिस भी स्पेस का इस्तेमाल होता है वो उसके कंपोनेंट में शामिल हो जाता है। ठीक है, तो इसी के अंदर, इन्हीं कंपोनेंट के अंदर जो सबसे पहला है वो आपका कैचमेंट है, जो मैंने आपको बताया है कि कैचमेंट वही हिस्सा था जो आप पानी सबसे पहले जो वहाँ पर गिर रहा था उसके बाद नाली में जा रहा था। तो कैचमेंट क्या है, इट इज़ यूज टू कलेक्ट एंड स्टोर रेन वाटर। सबसे पहले जो बारिश की जो पानी है, जो सीधा बारिश का पानी है वो इस एरिया के ऊपर पड़ता है, उसको कैचमेंट या फिर जल ग्रहण क्षेत्र बोला जाता है, और फिर यह पानी हार्वेस्टिंग सिस्टम में जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पानी छत के जिस हिस्से में गिर रहा है, पड़ रहा है, वही उसका कैचमेंट एरिया होता है जो कैच करता है। कन्वेयंस सिस्टम क्या होता है, कन्वेयंस सिस्टम वो पाइप है जहां से पानी कैचमेंट से होकर के और टैंक तक जा रहा है, वो उसका कन्वेयंस सिस्टम है। जैसे अगर मैं आपको ऊपर बताऊं तो ये जो डायग्राम है इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से पानी इस कैचमेंट से इस पाइप के थ्रू पानी नीचे जा रहा है, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है, ये जो स्थानांतरण का माध्यम है पानी का, ये जो मूव करने का माध्यम है, ये इसका कन्वेयंस होता है। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग पानी को टैंक तक लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये नाली या पाइपलाइन होते हैं जिससे जो इकट्ठा किए गए बारिश के पानी को स्टोरेज टैंकों में ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो वो आपका कन्वेयंस सिस्टम होता है। फ्लश का क्या मतलब होता है, फ्लश का मतलब होता है इट इज़ यूज टू फ्लश आउट द फर्स्ट स्पेल ऑफ रेन दैट इज नॉट कलेक्टेड। इसका मतलब ये है कि जो पानी की जो बारिश की जो पहली बूंदें होती हैं ना, वो कहीं ना कहीं जब हमारे कैचमेंट एरिया के ऊपर पड़ती है तो ऑलरेडी उसमें कुछ पोल्यूटेंट्स होते हैं, तो वो पानी इस पोल्यूटेंट्स के साथ मिल करके थोड़ा दूषित हो जाता है। तो
तो फ्लश क्या करता है, फ्लश एक वाल होती है जो इस पानी को, ये जो शुरुआत वाला पानी है जो कि कैचमेंट एरिया पर गिर करके दूषित हो गया है, इसको रिमूव करती है, इसको टैंक तक नहीं जाने देती है, इसको रिमूव करती है एंड देन बाद में जो अच्छा पानी आता है उसको टैंक तक जाने के लिए अलाउ करती है। ठीक है, तो फ्लश वो हिस्सा होता है, फ्लश वो वाल होता है, एक ऐसा उपकरण, एक ऐसी डिवाइस होती है जो काफ़ी हद तक वाल की तरह होता है, जो पहली बारिश के पानी को स्टोरिंग टैंक से बाहर निकाल देता है, क्योंकि ऐसा पानी जो है पर्यावरण और जल गहन क्षेत्रों, जो भी कैचमेंट एरिया के कई दूषित पदार्थ उसमें मौजूद होते हैं, तो जब एक बार वो रिमूव हो जाएंगे उसके बाद जो अगली बूंदें आएंगी वो अच्छी बूंदें आएंगी, अच्छा बारिश का पानी लेकर के आएगी, उसको जो है टैंक तक जाने के लिए अलाउ करता है, तो वो फ्लश का काम होता है। फिल्टर का मतलब आप सभी को पता है कि जितने भी जो भी रेन वाटर है उसको कलेक्ट करना एंड देन उसके अंदर जो भी दूषित पदार्थ है उसको रिमूव करने का काम फिल्टर करता है, एंड बाद में जो लास्ट है वो टैंक आ जाता है कि टैंक के अंदर हम सारी चीज़ों को यहाँ पर स्टोर करते हैं, जो पानी है उसको फ्यूचर पर्पज़ के लिए, अपने घरों के पर्पज़ के लिए उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, वो तो आपका टैंक होता है। तो आपने यहाँ पर कैचमेंट पढ़ा, कन्वेंस पढ़ा, फ्लश पढ़ा, फिल्टर पढ़ा, टैंक पढ़ा, ये सारी चीज़ें क्या है आपके कंपोनेंट यानी कि घटक माने जाते हैं। ठीक है, तो ये आपसे पूछी जा सकती है। तो प्रोसेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन्वॉल्व्स द कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर विद द, यानी कि ये जितनी भी चीज़ें हैं भाई, आर्टिफिशियली हम जिस भी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं उसकी हेल्प से हम रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, जो भी नेचुरली रन आउट होता है, या फिर मैन मेड कैचमेंट एरियाज लाइक द रूफ टॉप, कंपाउंड रूफ, क्योंकि जो कैचमेंट है, जो नाली वगैरह हमने बनाई है, जो फिल्टर हमने लगाया है, जो टैंक हमने यूज़ किया, वो सारे मैन मेड है ना, तो एक ऐसे तकनीक का इस्तेमाल करके हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कलेक्ट करते हैं और उसको बाद में अपने फ्यूचर पर्पस के लिए उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो हिली स्लोप्स के अंदर भी हम करते हैं, आर्टिफिशियली रिपेयर्ड इम्परवेजन्स और सेमी प्रीवियस लैंड सरफेस। ठीक है, तो आप हिंदी में भी इस चीज को अच्छे से पढ़ सकते हो। एडवांटेज की अगर बात करें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, तो इसके बहुत सारे एडवांटेज है। कहीं ना कहीं पानी की जो शॉर्टेज थी उसको कम कर रहा था, तो ये भी एक एडवांटेज है। लेस कॉस्ट है इसकी, पहला जो है इसका एडवांटेज वो ये है कि इसकी जो कीमत है वो कहीं ना कहीं क्या है, कम है। ठीक है, लेस कॉस्ट है, आप इजिली वहां पर पाइप लगा सकते हो, अपना एक नीचे टैंक लगा दिया आपने, फिल्टर लगा दिया एक बार, और ऊपर आपने कैचमेंट एरिया बना दिया, बस आपको एक ही बार करना है। तो खर्चा कम आता है, आपको पानी का जो है काफ़ी अमाउंट में और हमेशा तक मिलता रहेगा, तो कॉस्ट यहाँ पर लेस है। वाटर का जो बिल, कहीं कहीं पर पानी जो है वो उसका बिल आता है, तो उसको पानी के बिल को भी कम करने में मदद करता है। भैया आप नेचुरली पानी यहाँ पर रिसीव कर रहे हो तो आपका यहाँ पर खर्चा बचता है। पानी की जो डिमांड है उसको यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, हर जगह पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, पानी की स्कार्सिटी है, तो इसके लिए जो डिक्रीज कर रहा है उस डिमांड को। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट वाटर, जहाँ पर हम पानी को इंपोर्ट करते हैं, उसकी जो आवश्यकता उसको भी यहाँ पर रिड्यूस करता है। पानी और ऊर्जा दोनों के संरक्षण को बढ़ावा देता है ये। इम्प्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, जो भी आपका ग्राउंड वाटर है, जो भी आपका भूजल है जो नीचे प्रेजेंट है, जो अच्छा पानी होता है, उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी में सुधार लाता है। और ये जो टेक्नोलॉजी होती है, जिस तकनीक से हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं, वो बहुत सिंपल होता है, ईजी हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और ईजिली हम इसको ऑपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, सॉइल इरोजन यहाँ पर जो है कम होता है। कैसे, जो मैंने आपको बताया था ना कि पानी जो है सड़कों पर बहता रहता है, पानी खेतों में जो है भरा पड़ा रहता है, तो कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी को खराब कर रहा होता है। हमारी जो मृदा अपरदन इसी को बोलते हैं, सॉइल जो इंपॉर्टेंट मिट्टी होती है, जो अच्छी मिट्टी होती है, उसको बाहर ले जाता है, तो ये रिड्यूस करता है सॉइल इरोजन को। स्टॉर्म वाटर रन ऑफ, जो स्टॉर्म का तूफानी जो बारिश है उसका बह जाना, फ्लडिंग का, बाढ़ का आ जाना, एंड पॉल्यूशन ऑफ सरफेस वाटर विद फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, मेटल एंड अदर सेडिमेंट्स। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है, ये सभी आपके एडवांटेज के अंदर आते हैं। डिसएडवांटेज की अगर बात करी जाए तो अगर किसी चीज़ का पॉजिटिव पॉइंट होता है तो उसके नेगेटिव पॉइंट अपने आप निकल करके आ जाते हैं। जैसे अगर ज़रूरी नहीं है कि मान लीजिए आपको अगर किसी दिन भाई ज़्यादा बारिश आ गई, मतलब जो वर्षा है, जो रेन है, वो कहीं ना कहीं इतनी अमाउंट में आ गई कि आपके पास फिर स्टोर करने के लिए चीज़ें बची ही नहीं, आप उसको स्टोर कर ही नहीं सकते, फिर तो वो फैलेगा ही हर जगह। ठीक है, तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज जरूर होते हैं। बड़े फायदों के अलावा वर्षा जल संचयन प्रणाली के कुछ नुकसान भी है, जैसे अप्रत्याशित वर्षा, ठीक है, उचित भंडारण प्रणाली की अनुपलब्धता,
पता नहीं क्या लिखा है ये जो भी है, मतलब कि वो जो कंप्लीट जो स्टोरेज टैंक होते हैं ना भाई, स्टोर करने के लिए उचित हमारे पास प्रणाली की यहाँ पर उपलब्धता नहीं होती है। अनुपलब्धता नहीं आएगा, उपलब्धता शायद यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रेगुलर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है भाई, आपको धीरे धीरे यहाँ पर मेंटेनेंस करना पड़ेगा। अगर आपका कोई भी टैंक है तो उसको आपको टाइम टाइम उसको साफ भी करना पड़ेगा, अदरवाइज वहाँ पर कुछ ऐसे मच्छर पनप सकते हैं, आपको डिजीज़ वगैरह हो सकती है। तो आपको मेंटेनेंस तो यहाँ पर हर चीज़ का ही मांगता है, तो मेंटेनेंस की ज़रूरत है। उसके बाद इंस्टॉलेशन के लिए आपको कुछ टेक्निकल स्किल्स की, तकनीकी कौशल की यहाँ पर ज़रूरत होती है। इसकी स्थापना के लिए जो भी आप ये सिस्टम इंस्टॉल करेंगे उसके लिए आपको यहाँ पर तकनीकी कौशल की ज़रूरत होती है। लिमिटेड एंड नो रेनफॉल कैन लिमिट द सप्लाई ऑफ रेन वाटर, सीमित और कोई वर्षा जल की आपूर्ति को सीमित नहीं कर सकता है। अगर इसको आप इंस्टॉल्ड नहीं करेंगे करेक्टली, अगर आप ढंग से इसको करेक्टली इंस्टॉल नहीं करेंगे तो यहाँ पर मच्छर वगैरह आ सकते हैं, और यहाँ पर जो भी पानी के अंदर डिजीज़, पानी के अंदर जो भी बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो यहाँ पर डिजीज़ आपको कर सकती हैं, तो आपके सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। एक सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक जो ऊपर मैंने आपको बताया कि हार्वेस्टिंग सिस्टम का वो स्टोरेज लिमिट होती है। कई बार जो वर्षा होती है वो हद से ज़्यादा हो जाती है और हम कई बार उस चीज़ को स्टोर नहीं कर पाते हैं, हमारा जो स्टोरेज सिस्टम है वो कहीं ना कहीं हमें अलाउ नहीं करता है, तो ये एक लिमिट होती है इस चीज़ की भी। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको यहाँ पे चीज़ों में क्लियरिटी आई होगी। नेक्स्ट वीडियो आपकी डिफोरेस्टेशन पर आ जाएगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर दीजिए सभी के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।